हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले इधर उधर की जितनी बातें बतानी थी मैंने आपको, सब्जेक्ट के बारे में, हमारी बुक्स के बारे में, टेस्ट के बारे में, सब कुछ बता दिया। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है? इनकम टैक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज क्या होगी? जीएसटी। मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स हमारा, मेरा टारगेट है नवंबर एंड तक मेरे को इनकम टैक्स खत्म करना है। जिन बच्चों ने अर्ली स्टार्ट किया है उनका जीएसटी तो बस कुछ 4-5 क्लासेस रह गई हैं, उनका जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों खत्म हो जाएंगे तब तक। और जो बच्चे अब से स्टार्ट कर रहे हैं उनका इनकम टैक्स 30 नवंबर को खत्म होगा, उसके बाद उनका क्या शुरू हो जाएगा? जीएसटी। ठीक है जी, तो अभी इनकम टैक्स चलेगा 30 नवंबर तक, हमारा टारगेट डेट है। उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाएगा? जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज अभी मैंने रियलाइज करी, डिस्कस करनी भूल गया। आप सबको पता है टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या आती हैं? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब जो हमारा प्रोविजन है, जो हमारा लॉ है, वो बदलता रहता है। सिचुएशन जैसे मार्केट में चेंज आते रहते हैं, उसको टैकल करने के लिए हर समय लॉ बदलता रहता है। लॉ तो वैसे कंपनी लॉ भी बदलता है, कहने को तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी अमेंडमेंट आती है, कहने को तो आरबीआई एक्ट में भी अमेंडमेंट आती है, मगर हमारे जो टैक्सेशन लॉ है ना, उनमें कंपैरेटिवली ज्यादा अमेंडमेंट आती हैं। कैसे आती हैं वो अमेंडमेंट्स अभी मैं आपको समझाऊंगा। पर मुझे एक बात बताओ, अब आप में से जो बच्चे बैठे हैं, मेजॉरिटी बच्चे कहां के लिए प्लान कर रहे हैं? मई 2023 के लिए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जो मई 23 की जगह सोच रहे हो किसके बारे में? नवंबर 23। तो आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले, आपका जो रेलेवेंट अटेम्प्ट है, चाहे वो मई 23 है चाहे वो नवंबर 23 है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स कहां तक की आएंगी। दिस इज समथिंग विच यू शुड नो। ऑब्वियसली करानी मेरे को है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर आपको पता होना चाहिए कहां तक आनी आएंगी। अब क्या लगता है, मई 23 में अगर पेपर है, आईसीआई क्या कहेगा? तुम्हारे एग्जाम तक जो अमेंडमेंट आ रही हैं सारी की सारी एप्लीकेबल कर दूं। फिर तो ऐसा होगा, देखो अब निर्मला सीतारामन बैठ के तुम्हें सोच के तो अमेंडमेंट करेगी नहीं, वो ये तो कहेगी नहीं सीए के बच्चों का एग्जाम आ रहा है अभी नवंबर में, अच्छा अभी रहने देते हैं दिसंबर में कर देंगे। उसने तो अमेंडमेंट करनी है तो करनी है। अब अगर आईसीआई ये कहते तुम्हारे एग्जाम तक की अमेंडमेंट है, पता चलेगा एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन कर रहे हो तुम, मेरा सारा सिलेबस हो गया मम्मी, चलो जी बुक साइड रखी, इतने में टीवी पे आई निर्मला सीतारामन और उसने कहा एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, और तुम पागल हो जाओगे उसमें, आपको ये क्या? तो ऑब्वियस सी बात है आखिरी दिन तक तो नहीं रखेंगे। आईसीआई क्या करेगा? एक कट ऑफ डेट रखेगा, और कट ऑफ डेट भी इस तरह से रखेगा तुम्हारे पास रीजनेबल टाइम हो वहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़ने का। तो याद रखना, मई अटेम्प्ट के लिए कट ऑफ डेट होती है 31 अक्टूबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, यानी मई 23 के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक जो अमेंडमेंट्स आएंगी सिर्फ वही आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। उनके अलावा उसके बाद जो अमेंडमेंट आएंगी वो आपको वैसे आर्टिकलशिप के लिए बाद में पढ़ लेना, नॉलेज के लिए पढ़ लेना, मगर एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। एंड जो नवंबर अटेम्प्ट होता है उसके लिए कट ऑफ डेट होती है उस नवंबर से इमीडिएटली पहले जो 30 अप्रैल आ रही है। तो नवंबर 23 वालों के लिए कट ऑफ डेट क्या होगी? 30 अप्रैल 2023। अब मुझे जल्दी से बताओ, नवंबर 22 के पेपर आने वाले हैं अभी थोड़े दिन में, नवंबर 22 वाले बच्चों तो कहां तक की अमेंडमेंट करनी है? 30 अप्रैल 2022। मई 23 वालों के लिए 31 अक्टूबर 2023 और सॉरी 22, और नवंबर 23 वालों के लिए 30 अप्रैल 2023। अब आपके दिमाग में इमीडिएटली आएगा सर हम तो अगस्त के महीने बैठे हैं, तो फिर छोड़ो हम आएंगे अक्टूबर में, नवंबर में शुरू करेंगे बैच। सर अभी से क्यों करवा रहे हो? अभी मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूं, हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स। यानी आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि हम टैक्स पढ़ना शुरू करें, इनकम टैक्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। जब आप सोर्सेज पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो बुक पूरी तरह से अपडेटेड होएगी। उसके अंदर 0.005% अमेंडमेंट तो फिर भी आ सकती है, मैं 100% नहीं कह सकता, उसका भी कारण बताऊंगा क्यों आ सकती है, बट 99.95% उसके अंदर क्या होगा? कोई अमेंडमेंट नहीं आएगी। ये इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, इसका कारण भी लीगली एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं जो आपको बुक दूंगा वो फुल्ली अपडेटेड होएगी मई 23 के लिए भी और नवंबर 23 के लिए भी, और क्यों मई 23 और नवंबर 23 में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसका कारण समझोगे। हाँ, जीएसटी में जो बच्चों को मैंने जीएसटी शुरू कराया था उनको मैंने बता दिया था, हमारा बैच शुरू हुआ था जुलाई के एंड में, तो मैंने आप जुलाई के एंड भी नहीं, जुलाई की स्टार्टिंग में हो गया था 10 जुलाई के आसपास,
तो 8 को हो गया होगा, चलो 8 जुलाई को हमारा बैच शुरू हुआ था। उसी समय मैंने बोल दिया था मैं जो आपको अमेंडमेंट कराऊंगा, क्या उसके बावजूद अमेंडमेंट आ सकती थी जीएसटी में? यस। और बैच के दौरान हमने वो अमेंडमेंट्स करी भी। 18 जुलाई को बीच में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, वो मैंने कवर अप कराई। 1 अगस्त को आई जीएसटी में, फिर भी देयर इज अ स्कोप दैट 31 अक्टूबर तक अमेंडमेंट आ जाए, मगर इनकम टैक्स में देयर इज नो स्कोप। जो मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा वो पूरी तरह से अमेंडेड होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए समझते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ, इनकम टैक्स लगता किस पे है? लगता किस पे है? इनकम पे लगता है। मतलब हर टैक्स का ना एक टैक्सेबल इवेंट होता है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, वो इवेंट जिसके होने पे टैक्स की लायबिलिटी ट्रिगर कर जाती है उसे क्या बोला जाता है? टैक्सेबल इवेंट। जैसे मुझे एक बात बताओ, सेल्स टैक्स या वैट पुराने जमाने में लगता था, अब कुछ लिमिटेड चीजों पे लगता है। सेल्स टैक्स किस चीज पे लगता होगा? क्या करने पर सेल्स टैक्स लगता है? सेल। यानी सेल्स टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया? सेल। इंपोर्ट ड्यूटी, उसका टैक्सेबल इवेंट क्या होता होगा? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट। जीएसटी जिन बच्चों ने पढ़ लिया, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। अगर तुम गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करो तो क्या लग जाता है? जीएसटी। हर टैक्स का एक टैक्सेबल इवेंट होता है, यानी कि वो इवेंट जिसके होने पर पहली बार उस टैक्स के बारे में सोचना है, पहली बार उस टैक्स की लायबिलिटी ट्रिगर होगी। मुझे बताओ इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? सोच के बताना है आपने। आपसे मैंने ब्रेक से पहले पूछा था, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, आप इनकम टैक्स पे नहीं करते। आपने झट से जवाब दिया था, सर क्योंकि आपकी इनकम है, हमारी इनकम नहीं है। तो इनकम टैक्स पे करने के लिए व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? इनकम। इनकम होनी बहुत जरूरी है इनकम टैक्स के लिए। अच्छा, इस इनकम टैक्स के अंदर ना ब्रॉडली हमें 2 चीजें सीखनी है। क्या सीखनी है? एक चीज हमने सीखनी है हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। इस चीज को पढ़ते पढ़ते हमारे अगले 3 महीने निकल जाएंगे। मतलब हमारा ये जो बचा हुआ अगस्त का महीना है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 3 महीने हम क्या सीखेंगे? हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। जी, इनकम टैक्स पर्पस से आपकी इनकम कैसे कंप्यूट होगी, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। अगली चीज हमें क्या सीखनी है? हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। अगर मैं तुम्हें अपनी इनकम बता दूं और मैं तुमसे पूछूं उस इनकम के बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी निकाल दो, वो भी पता होना चाहिए। तो इनकम टैक्स कुछ नहीं है, इनकम टैक्स की पूरी कहानी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनकम कैसे निकालनी है और इनकम पे टैक्स कैसे निकालना है। अब इनकम कैसे निकालनी है ये मैं आज नहीं सिखा सकता आपको, इसको समझाने के लिए मुझे 3 महीने लगेंगे, ठीक है जी। और फिर भी सीख नहीं पाओगे, कुछ टॉपिक्स ये फाइनल के लिए छोड़ दोगे, जितना है उतना पढ़ाएंगे 3 महीने में। मगर टैक्स कैसे निकालना है ये पहले चैप्टर में करेंगे, इनफैक्ट आज ही शुरू करेंगे। तो टैक्स निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान भी नहीं कहूंगा, बहुत मुश्किल भी बोलूंगा, बट टैक्स निकालना एक ऐसी चीज है जो हम 5 क्लासेस के अंदर सीख सकते हैं, 4 क्लासेस में सीख सकते हैं। तो हम चैप्टर 1 में ना वो काम करना सीखेंगे जो आइडियली हमें लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि जब तक इनकम नहीं निकलेगी तब तक क्या करना है? टैक्स निकालोगे नहीं। बट अगर मैं तुम्हें कहूं टैक्स निकालना लास्ट में सीखेंगे तो 3 महीने तक तुम सस्पेंस में बैठे रहोगे, मेरी इनकम तो निकल गई, इसके बाद क्या होगा? बेटा लास्ट में बताऊंगा, बेटा लास्ट में बताऊंगा। तो क्या इतना सस्पेंस जिंदगी में होना चाहिए? नहीं। सस्पेंस भी ना एक हद तक ठीक लगता है। नेटफ्लिक्स की, अमेजन प्राइम की कोई सीरीज हो, उसमें होता है ना वो एपिसोड के लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ जाते हैं, और सस्पेंस छोड़ जाते हैं तो आपको अगला एपिसोड देखने का मन करता है। मगर वो पूरी सीरीज ही सस्पेंस में बना दें तो आप कहते हो पल्ले नहीं पड़ रही यार, ऊपर से जा रही है ये सीरीज, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही, क्योंकि वो सारा कुछ क्या कर दिया उसमें सस्पेंस। तो मैं इतना सस्पेंस नहीं रखूंगा। मैं क्लास में सबसे पहले क्या कराऊंगा, आज हमें क्या स्टार्ट करना है? हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, जो कि आइडियली हमें लास्ट में करना है। जब टैक्स लायबिलिटी निकालनी सीख जाएंगे फिर हम क्या सीखेंगे? हाउ टू कंप्यूट इनकम, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, इससे पहले कि हम हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी सीखें, एक बार समझते हैं व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। यानी मैं आपको जो अपनी बुक में पढ़ाऊंगा वो प्रोविजंस, वो लॉ कहां कहां से लिए हैं मैंने, टू मेक यू स्टडी दिस इनकम टैक्स। यानी आज अगर किसी को हमारे देश में इनकम टैक्स सीखना है, उसको कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी एक्ट खोलने हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे देश में किसी भी चीज के ऊपर लॉ बनाओ, अल्टीमेट सोर्स कहां से निकल के आता है? लॉ बनाने की पावर असली में कहां से निकल के आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारा देश पूरी तरह से किस पे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। हमारे देश में कुछ लॉज ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कुछ लॉज ऐसे हैं जो कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कुछ लॉज ऐसे हैं जो कौन बनाती है? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन सी होती है? जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी हो गई, मुंबई के अंदर क्या हो गई? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कुछ जगहों पे पंचायत होती है,
कुछ जगह पे कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, जैसे दिल्ली के अंदर एक एरिया है दिल्ली कैंट, वहां पे एमसीडी की नहीं चलती, वहां पे किसकी चलती है, दिल्ली कैंट की चलती है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की चलती है। तो इस तरह से हमारा थर्ड टियर होता है लोकल अथॉरिटी। मुझे एक सवाल ये बताओ, इससे पहले कि हम डिस्कस करें इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती है, ये कहां पर लिखा होता होगा कि कौन सी गवर्नमेंट किस चीज पे लॉ बनाएगी? हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में भी आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन भी आ रहे हैं। अक्सर आप देखते हो ना, दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ती रहती है आपस में, इसमें हम लॉ बनाएंगे, इसमें हम लॉ बनाएंगे। सेम चीज हो सकती है, हरियाणा के अंदर रहने वाला बंदा हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर भी आ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं सेंट्रल के अंडर भी आ रहा हूं और स्टेट के अंडर भी आ रहा हूं, कौन से मैटर पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, कौन से मैटर पे स्टेट लॉ बनाएगी, ये चीज कहां लिखी मिलेगी आपको? दिस विल बी रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमारा व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे हर नदी निकलने का एक सोर्स पॉइंट होता है, जैसे आपने सुना होगा गंगा नदी कहां से स्टार्ट होती है, गंगोत्री। यमुना नदी कहां से स्टार्ट होती है, यमुनोत्री। तो देश में सारे लॉ कहां से निकल के आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर देश में कोई लॉ बने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसका क्या होगा? इफ देर इज एनी लॉ जो कि सेंटर या स्टेट ने बनाया विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो। ये वर्ड सुना है कभी फाउंडेशन में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एब इनिशियो? वॉइड एब इनिशियो मतलब जो पहली डेट से क्या है, बिल्कुल खत्म है, जो जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। यानी आज सेंटर ने एक लॉ बनाया, मान लो एक सेंटर ने लॉ बनाया, आपने पास्ट में देखा होगा सेंटर कुछ लॉ बनाती है जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया जाता है। बाय चांस पिछले 8-10 साल से कोई बहुत बड़ा लॉ कोई ऐसा आया नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो जाए, बट अगर आज एक सेंटर ने लॉ बनाया जिससे तुम्हारी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रही है, सेंटर का कोई लॉ है, जैसे आधार के ऊपर चैलेंज आया था, आधार जो सेंटर ने मैंडेटरी कर दिया था, वो आपकी राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है। सेंटर ने आर्ग्यूमेंट लिया था सुप्रीम कोर्ट में, हमारे देश के सिटीजन का राइट टू प्राइवेसी नहीं है। दिस वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ सेंटर कि हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी नाम का कोई लॉ है ही नहीं। ऑपोजिट क्या कहते हैं, जो उसके अगेंस्ट लॉयर लड़ रहा था वो ये प्रूव कर रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, राइट टू प्राइवेसी। अब उसकी फाइनल जजमेंट अभी भी बहुत क्लियर नहीं आई है, बट मुझे 1 मिनट के लिए बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यस हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी है, और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आधार का जो लॉ है वो राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, तो आधार क्या वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। और उससे सोचो कितना बड़ा हड़कंप बन जाएगा, देश में जितने भी लोगों का आधार बना है वो क्या बन जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। तो सेंटर और स्टेट जब भी कोई लॉ पास करती है ना, दे मेक श्योर वो लॉ पास करने से पहले क्या उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है भी या नहीं, क्योंकि अगर 10 साल बाद भी ये प्रूव हो गया कि वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, वो लॉ किस दिन से खत्म होगा, जिस दिन से जजमेंट आएगी या पहले दिन से? पहले दिन से वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अब जरा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स से रिलेटेड बात कहां पे कर रखी है, आइए जरा। अच्छा, आपको नोट्स तो आज प्रोवाइड नहीं करवाए ना, चलो कोई नहीं, सामने देख लो, कल आपको डेमो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको जो बुक होगी वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर मिलेगी आपको, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना अमेंडमेंट्स कवर अप करनी है काफी सारी, तो वो बुक मैंने बहुत लेट प्रिंटिंग में भेजी है, अभी भी प्रिंटिंग में नहीं जा पाई, उसकी कुछ फॉर्मेटिंग चल रही है, वो प्रिंटिंग में जाएगी, नेक्स्ट वीक में प्रिंट होकर आएगी, नेक्स्ट वीक में फेस टू फेस वालों को मिल जाएगी, और फिर कुरियर निकलेंगे शायद वीकेंड तक या उससे अगले वीक तक वहां पे पहुंच जाएगी। मगर डरने वाली बात नहीं है, पहला जो चैप्टर है उसके अंदर कोई ज्यादा चीज मुझे बुक चाहिए नहीं, मैं जो सारी मैं जो भी करवाऊंगा वो इलस्ट्रेशंस के रूप में कराऊंगा 4-5 दिन, तो आपको कॉपी लानी है, पहले 4-5 दिन बुक की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, तो कॉपी ले आना जो खाली हाथ आए आज, ठीक है। हाँ, सबसे पहले सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हर एक्ट में सेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, जैसे सेक्शन 1 सेक्शन 2 होते हैं एक्ट में, उसमें कहां पर होते हैं, आर्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो हमें समझना है, आर्टिकल 265 सिंगल लाइन का आर्टिकल है, बट ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जरा, इसको हाईलाइट कर देता हूं। क्या कहता है, दिख रहा है सबको, पीछे वालों तक को भी, या जूम इन कर दूं, मैं बोल देता हूं, चलो दिख नहीं रहा तो, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लाइन क्या कहती है, इंडिया के अंदर कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसके पीछे क्या ना हो, एक लॉ की अथॉरिटी हो। इसका मतलब क्या, अगर आपको कोई टैक्स लगाना है इंडिया के अंदर, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो, म्युनिसिपल टैक्स हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, लग्जरी टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए। और लॉ किस फॉर्म में बनते हैं, एक्ट की फॉर्म में बनते हैं। क्या कोई टैक्स बिना एक्ट के लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, नहीं।
अब आप बोलोगे सर ये तो लॉजिकल सी बात है। ये लॉजिकल सी बात आज लग रही है क्योंकि हम 2022 में बैठे हैं। लगान मूवी देखी है तुमने? लगान मूवी देखी होगी ना। लगान के अंदर देखा होगा आमिर खान जाकर वो फिरंगी के साथ क्रिकेट मैच की शर्त लगा रहा है। वो कह रहा है, फिरंगी कह रहा है अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा लगान माफ हो जाएगा, अगर तुम हार गए तो 2 गुना लगान देना पड़ेगा। 2 के बाद वो थोड़ी देर बाद पता क्या कह देता है, 2 की जगह 4 गुना लगान देना पड़ेगा। कोई पूछे उससे किसका राज चल रहा है? भाई तू कैसे कर सकता है? तू लगान माफ भी कर रहा है, तू लगान डबल भी कर रहा है, 4 गुना भी कर रहा है। आज की डेट में ऐसा हो सकता है? तुम इंडिया गेट जाओ, इंडिया गेट के आसपास तुम वॉक करने गए थे, वहां पे मोदी जी मिल गए तुम्हें। आपने कहा मोदी जी आप यहाँ, वो कह रहे मैं तो यहीं रहता हूँ, तुम यहाँ, तुम गलती से तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? उनका घर तो वहीं पर ही है ना। तो वो कह रहे मैं तो वॉक करने रोज आता हूँ। आपने कहा चलो जी आज लगान खेलते हैं इनके साथ। आपने मोदी जी को कहा आओ रेस लगाते हैं। रेस में अगर मैं जीत गया मेरा लगान माफ कर देना, मेरा इनकम टैक्स माफ कर देना। और मोदी जी कह दे अच्छा रेस में मैं जीत गया बेटा तो 2 गुना लगाऊं। ये हो सकता है आज की डेट में? ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है ये पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, क्या किसी के पास पावर है तुम्हारे इनकम टैक्स को माफ करने की? नहीं। किस वजह से नहीं है? इस आर्टिकल की वजह से। ये आर्टिकल कहता है कोई लॉ, कोई टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा, ये कोई इंडिविजुअल नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा? एक एक्ट बताएगा। अगर इनकम टैक्स एक्ट में मेरी लायबिलिटी है तो देश का प्रेसिडेंट भी मेरे को कुछ नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर तुम लोगों पे इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो देश का प्राइम मिनिस्टर भी आकर तुमसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ये वो वाली चीज नहीं है। बाहुबली के अंदर आपने देखा होगा आखिरी डायलॉग क्या था बाहुबली मूवी के अंदर? मेरा वचन मेरा शासन। हमारे देश में मेरा वचन मेरा शासन चलता है या हर चीज लॉ से चलती है? लॉ से। आप सबको पता हो 8 नवंबर 2016 को कुछ हुआ था। मैं डेट सही बोली है गलत बोली है? मैंने डेट सही बोली है वैसे, चलो ठीक है। मैंने कहा 8 की जगह 6 नवंबर ना हो। 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था देश में? कौन सी दुर्घटना घटी थी? डीमोनेटाइजेशन हो गई थी। रात को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आए और कह रहे हैं मेरे भाई और बहनों 500 और 1000 रुपए के नोट में क्या कर रहा हूं? बंद कर रहा हूं। अच्छा, जैसे उन्होंने बोल दिया उनका वचनी शासन बन गया। उन्होंने बोल दिया आगे टीवी पे 500,000 के नोट बंद, और बोलते ही वो लॉ बन गया। या उसके बाद आरबीआई की एक नोटिफिकेशन आई होगी, आरबीआई की नोटिफिकेशन आई थी। अगर आरबीआई की नोटिफिकेशन नहीं आती, प्राइम मिनिस्टर के बोले हुए वचन का कोई भी हमारे देश में लीगल वैलिडिटी नहीं है। ऑल बिकॉज कोई भी टैक्स हो, कोई भी लॉ, इट हैज टू बी बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यहां तक समझ में आता है? यानी आज की डेट में वो वचन शासन वाली बात, लगान माफ कर दूंगा, लगान डबल कर दूंगा, वो सारा खेल नहीं चल सकता। आर्टिकल 265 मना कर रहा है। अब आर्टिकल 265 ने ये तो बोल दिया नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी टैक्स लगाना है तो इट हैज टू बी बैक्ड बाय लॉ। अगला सवाल ये है, ये लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, या लोकल अथॉरिटी बनाएगी? ये सारे मिल बांट के बना लेंगे। अगर हम कहते हैं मिल बांट के बना देंगे तो आपको पता है कितना प्यार है सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि जैसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सेंटर और स्टेट में बैठती हैं वो एक दूसरे से लड़ती हैं या नहीं लड़ती। और ये देश बहुत लंबा है, इस देश को 75 साल हो चुके हैं और ना जाने कितने साल तक हम हैं। तो अब क्या सेंटर और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आती रहेंगी? सालों से आती रही हैं और सालों तक आती रहेंगी। तो क्या ये डिफाइन करना, क्लियर कट डिफाइन करना जरूरी है या नहीं है? यस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। अभी हमने क्या पढ़ा? 265 में तो इतना बोल दिया टैक्स हैज टू बी बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 246 क्या करता है? वो कहता है, वो 7th शेड्यूल में रेफर कर देता है। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट है। हो सकता है आपने ये लिस्ट बचपन में कहीं किसी क्लास में पढ़ी हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट बनाई गई है। मैं नाम बोलता हूं, आप मुझे बताओ पढ़ रखे हैं या नहीं। पहली लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट। और तीसरी लिस्ट कौन सी है? कंकरेंट लिस्ट। जल्दी से बताओ, यूनियन लिस्ट में जो मैटर लिखे हैं उस पर किसकी जुरिस्डिक्शन है? सेंटर की। स्टेट वाले के ऊपर किसकी है? स्टेट की। और कंकरेंट के ऊपर किसकी है? सेंटर की भी और स्टेट की भी। यानी आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, दिल्ली को छोड़ दो एक बार के लिए, किसी भी स्टेट के अंदर जाओ, उस स्टेट की पुलिस किसके अंडर आती है? हरियाणा की पुलिस अलग है, यूपी की पुलिस अलग है, पंजाब की पुलिस अलग है। दिल्ली का इसलिए एग्जांपल नहीं लिया, दिल्ली स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी में आती है, तो दिल्ली की पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर आ जाती है। बट जो फुल स्टेट्स हैं उनकी पुलिस किसके अंडर आती है? वहीं की गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो यानी पुलिस कहां पे लिखा होता होगा? स्टेट लिस्ट में। अच्छा, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है या नहीं है? कौन है बताओ? एस जयशंकर। बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं होती बहुत ज्यादा बच्चों से कि उनको फॉरेन मिनिस्टर पता होगा। अच्छा, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यूपी का डिफेंस मिनिस्टर है?
हरियाणा का कोई फॉरेन मिनिस्टर है? नहीं। इसका मतलब फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस कहां पे लिखे होते होंगे? यूनियन। ठीक है जी, क्योंकि डिफेंस यूनियन का मैटर है, इसलिए देश का डिफेंस मिनिस्टर है, स्टेट का नहीं है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का है? इंडिया की है, निर्मला सीतारामन। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली, हरियाणा, यूपी के अलग अलग है या नहीं है? यस। दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर अलग है। यानी फाइनेंस एक ऐसा मैटर है जो कहां पे जाएगा? कंकर्ड, सेंटर भी जाएगा और स्टेट भी करेगा। एजुकेशन, आप में से काफी सारे बच्चे हो सकते हैं सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के हों, क्योंकि दिल्ली में कोई बोर्ड है नहीं और दिल्ली गवर्नमेंट अपना बोर्ड बनाने वाली है, मगर दिल्ली वाले बच्चे मेनली सीबीएसई या आईसीएसई वाले होते हैं। अगर कोई बच्चा यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब से आया है, हो सकता है हरियाणा बोर्ड से हो सकता है आप यूपी बोर्ड से हो सकता है आप बिहार बोर्ड से हो। मुझे बताओ, स्टेट गवर्नमेंट के भी बोर्ड्स होते हैं और सेंटर का भी सीबीएसई और आईसीएसई है, इसका मतलब एजुकेशन कहां पे दे रखी है? कनकरेंट। बात समझ में आई? हमारे देश में जिस चीज पे भी जो लॉ बन रहा है ना, वो इन 3 लिस्ट के हिसाब से बन रहा है। अब क्या टैक्सेस भी इन 3 लिस्ट में लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे? यस। अच्छा, एक चीज मैं अपनी करेक्शन करता हूं, मैंने भी आपको बोला यूनियन लिस्ट में जो मैटर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, गलत, इसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाती है। सिमिलरली मैंने सिंपल भाषा में पहले बोला स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उस पर कौन लॉ बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट, गलत। उस पर लॉ कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो मेरा अगला सवाल यह है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? हमारे देश में आप सबने पढ़ा होगा सिविक्स में 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर है वो जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को एडमिनिस्टर करता है, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है, और जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है और देखती है कहीं वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आप सबको पता है हमारे देश के अंदर 2 तरह की पार्लियामेंट हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लोगों को हम खुद डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के अंदर रफली 500 एंड आई थिंक 42 मेंबर्स हैं या 43, एक 543 है, एक सीट खाली है आजकल किसी रीजन की वजह से। 542 या 543 सीट्स हैं, पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी को इलेक्ट करते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहां रिप्रेजेंट करता है? लोकसभा में। राज्यसभा के अंदर रफली 272, वैसे तो 275 होते हैं, जहां तक मुझे पता है अभी 272 के आसपास मेंबर्स हैं। ये राज्यसभा के मेंबर कौन इलेक्ट करता है? आप और मैं इलेक्ट करते हैं? नहीं, हमने तो राज्यसभा वाले को दिया नहीं वोट, हमने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया उनको। कैसे किया बताओ? आपने एमएलए को इलेक्ट किया, आपके एमएलए ने हर स्टेट से क्या भेजे? राज्यसभा के लिए भेजे। दिल्ली वालों ने दिल्ली में राज्यसभा को भेजा, यूपी ने यूपी के राज्यसभा में। तो राज्यसभा के मेंबर्स आपके द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, कैसे हैं? इनडायरेक्टली। तो ले दे के बात करूं, लोकसभा हो या राज्यसभा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आर दे योर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? तुमने दिए, अच्छे हैं बुरे हैं तुम्हारे ही हैं, सीधी सी बात है। जैसे तुम्हारे घर वाले सोचते हैं अच्छा है या बुरा है, अपना ही है भाई, क्या करें। तो वैसे ही अब तुम्हें पॉलिटिशियन पसंद है अपने या नहीं है? लोकसभा में बैठे लोग पसंद है या नहीं है? तुमने ही भेजा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट एक ही होती है अलग अलग होती है? अलग अलग। गवर्नमेंट इस समय देश की में एनडीए की है, बीजेपी और अलाइज की है, मगर पार्लियामेंट एनडीए की नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर क्या सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है? यस। पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी भी है, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस भी है, पार्लियामेंट के अंदर देश की सारी पार्टीज, राज्यसभा या लोकसभा में कोई ना कोई मेंबर बैठे हैं। इन सब के पास लॉ बनाने की पावर है, बीजेपी के पास पावर नहीं है लॉ बनाने की। लॉ कौन बनाता है हमारे देश में? पार्लियामेंट। फिर भी ऐसा होता है, कोई लॉ जब बनता है तो हम तारीफ भी बीजेपी की करते हैं और हम गाली भी बीजेपी को देते हैं। डेमोक्रेसी में ताली भी तुम्हारी, गाली भी तुम्हारी। अच्छा बने तो ताली मिलती है, बुरा बने गाली मिलती है। जैसे फार्म लॉज बने, फार्म लॉज के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद वापस ले लिया गया फार्म लॉ। वो मुझे बताओ, फार्म लॉ गवर्नमेंट ने पास किया था या पार्लियामेंट ने पास किया था? पार्लियामेंट ने। तो फिर गाली ताली सारी बीजेपी को क्यों मिली? जल्दी से बताओ। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन कैसे होते होंगे? सारे लोग मिलके एक साथ डिसीजन ले लेते होंगे या मेजॉरिटी होती होगी? मेजॉरिटी। जैसे आज तुम सबसे मैं अगर कोई चीज पूछूं, मैं तुमसे पूछूं हाँ जी कल क्लास लेनी है या संडे वाले दिन क्लास लेनी है, तुम में से आधे बच्चे बोलेंगे सर कल मत लो, आधे बोलेंगे संडे को मत लो, आधे बोलोगे दोनों दिन ही मत लो, हो गया हमें आना ही नहीं, थोड़ा दिमाग ना खराब करो। अच्छा, मैं सबकी सुनता रहा तो हो लिया काम,
ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेजॉरिटी की सुनूंगा। पार्लियामेंट में भी जो डिसीजन पास होते हैं वो कैसे होते हैं, मेजॉरिटी मतलब सिंपल मेजॉरिटी 50%। और जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्टी इन गवर्नमेंट होती है, क्या उसके पास आमतौर पे पार्लियामेंट में 50% मेजॉरिटी होती है या नहीं होती है? यस, या तो अकेले होती है या बाकी पार्टी से मिलाकर होती है, यस और नो। तो आमतौर पे लॉ पार्लियामेंट पास करती है, मगर हम नाम किसका लगा देते हैं, गवर्नमेंट का। आपको लॉ स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए लॉ पास करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। सिमिलरली स्टेट के अंदर, स्टेट में कोई लॉ बनाए, हम बोलते हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में गवर्नमेंट ने कर दिया ना, किसने किया, लेजिस्लेचर ने। मगर लेजिस्लेचर के अंदर ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट उनकी है तो क्या मेजॉरिटी उनकी होगी, यस। तो लॉ पास करता है दिल्ली स्टेट लेजिस्लेचर, नाम लग जाता है गवर्नमेंट का। तो आप करेक्ट वर्ड यूज करोगे, फिर से मेरे साथ रिपीट करो। यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर है उस पर लॉ किसका है, पार्लियामेंट का। स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर है उसमें लॉ किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर का। और कंकरेंट के अंदर किसका है, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। बाकी मैं रफली पार्लियामेंट को कई बार गवर्नमेंट बोल दूंगा, स्टेट लेजिस्लेचर को क्या बोलूंगा, स्टेट गवर्नमेंट। बट मैंने आपको बता दिया एक्ट बनाने की पावर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पास होती है। अब सवाल ये आया, इनकम टैक्स हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट बनाएगी, अरे यार ये हर बार ना गलत ही दब जाते हैं, पार्लियामेंट बनाएगी और या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, बताओ ये कहां लिखा होगा, लिस्ट में लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो अब जरा देखते हैं कहां लिखा है। हमारी यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्रीज होंगी, एंट्री 1 2 3 4। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 क्या बोलती है, जरा सा पढ़ो, बोल्ड के अंदर लिखा है टैक्स। ये एंट्री 82 यूनियन लिस्ट की है। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 2 बोलती है पार्लियामेंट के पास पावर है टू लेवी टैक्स ऑन एनी इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। ब्रेक से पहले मैंने आपको बोला था मैं इनकम टैक्स भरता हूं क्योंकि मैं इनकम कमाता हूं, तुम नहीं भरते क्योंकि तुमने बोला सब अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी हम इनकम नहीं कमा रहे। मैंने कहा एक फार्मर भी टैक्स नहीं भरता, फार्मर इनकम कमाता है या नहीं कमाता। अब मुझे बताओ फार्मर इनकम टैक्स क्यों नहीं भरता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जब पार्लियामेंट को पावर दी इनकम टैक्स लगाने की, उसने कहा किसी भी इनकम पे टैक्स लेना चाहते हो ले लो, एक इनकम की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। कौन सी इनकम, क्या पार्लियामेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है? द आंसर इज नो। तो एक चीज तो तुमने आज ही पढ़ ली, सारी इनकम टैक्सेबल होगी, एक इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, एग्रीकल्चर इनकम। अब आपके दिमाग में आएगा सर एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, वो मैं डिस्कस करूंगा, पूरा एक चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर इनकम का। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 के बाद मैं चैप्टर नंबर 2 नहीं कराऊंगा, पहले 3 कराऊंगा। एग्रीकल्चर इनकम को समझेंगे, इस पे इतना फोकस क्यों किया, इस एक इनकम पे पूरा चैप्टर क्यों बना दिया, क्योंकि पार्लियामेंट चाहकर भी इस इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। अच्छा पार्लियामेंट ने अगर लगा दिया तो क्या होगा, अगर पार्लियामेंट ने कहा नहीं हम तो लगाएंगे, हम तो देश की सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम पे फार्मर्स पे टैक्स लगा दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा? यस, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अभी मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए तो वो क्या बन जाती है, वॉइड एब। तो इनकम टैक्स में किसी भी इनकम पे टैक्स लगेगा, कोचिंग की इनकम पे, सैलरी पर, डिविडेंड पे, इंटरेस्ट पे, किसी पे भी टैक्स लगाओगे, एग्रीकल्चर इनकम को बिल्कुल भी टच ना करना। तो सबसे पहला हमारा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू बी प्रिसाइज कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी एंट्री, एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 ने किसको पावर दे दी, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को पावर मिली, पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज किया और एक एक्ट पास किया जिसका नाम क्या था, है मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट कब पास किया गया था, 1961 में। और किसके द्वारा पास किया गया था, पार्लियामेंट। अच्छा आप सब, मुझे उम्मीद है फाउंडेशन में आप पढ़ के आए होगे कि एक्ट कैसे पास होता है, हाउ डज अ बिल बिकम अ एक्ट, बचपन में भी पढ़ा होगा, एंड आई एज्यूम लॉ में शायद फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। हाउ डज अ बिल बिकम एन एक्ट, पहले बिल को आपको दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है, मैं सेंटर वाला बता रहा हूं, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में लेके जाना पड़ेगा। पहले आप लोकसभा या राज्यसभा जिसमें मर्जी पहले प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि लोकसभा में करना है, वो अलग बात है। प्रैक्टिकली सरकार लोकसभा में पहले प्रेजेंट करती है, आप समझते हो क्यों, क्योंकि लोकसभा के अंदर उसकी मेजोरिटी होती है, राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी हो या ना हो, तो वो पहले कहती है सिंपल वाला काम करो, मुश्किल वाला काम बाद में करेंगे। जैसे तुम रिवीजन करने बैठते हो, पहले सिंपल वाला काम करते हो, सिंपल चैप्टर पढ़ते हो, फिर मुश्किल वाले सोचते हो पढ़ोगे, फिर लास्ट में आके छोड़ देते हो, फिर कहते हो भगवान बलि स्वीकार करो। तो वैसी सरकार पहले लोकसभा में इसलिए प्रेजेंट करती है, लीगल कंपल्शन नहीं है, वो इसलिए करती है ताकि वो आसानी से पास करा दे, फिर राज्यसभा से पास कराएगा। अच्छा राज्यसभा ने उसको अमेंड कर दिया अगर, फिर क्या होगा, वो फिर से लोकसभा जाएगा।
फिर राज्यसभा के पास आया, राज्यसभा ने फिर से अमेंड कर दिया, वो घूमता रहेगा। तभी हमारे देश के अंदर कुछ एक्ट सालों तक पास नहीं होते, क्योंकि लोकसभा पास करती है, राज्यसभा बदल देती है, राज्यसभा भेजती है, लोकसभा बदल देती है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। और अगर किसी पे दोनों हाउसेस पास कर दें, लास्ट में किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। हमारे प्रेसिडेंट अभी चेंज हुए हैं, आपको पता होगा। पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? रामनाथ कोविंद। अब चेंज होके द्रौपदी मुर्मू। मुर्मुर है या जो भी है, मतलब मैंने ढंग से प्रोनाउंस नहीं किया, द्रौपदी बोल देता हूँ मैं। मेरा गलती से नाम गलत बोल दिया, मेरे पीछे ना पड़ जाए लोग, तो मैं फर्स्ट नेम भी बोलता हूँ जब सेकंड नेम प्रोनाउंस ना किया जा सके। तो प्रेसिडेंट बाद में क्या करते हैं? साइन करते हैं। जब एक बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देते हैं, उस केस में वो बिल क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है। और एक्ट बनने मतलब ये पार्लियामेंट ने ये सारा काम किया होगा और क्या बन के आ गया? इनकम टैक्स एक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या पढ़ना है? एंट्री 82 तो पढ़ ली, हमें सारा क्या पढ़ना है जो 3 महीने पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। मुझे बताओ ये एक्ट 1961 में पास हुआ था, हम 2022 में बैठे हैं, कितने साल हो गए हमें? 60 साल से ऊपर हो गए, 61st ईयर हो गया। ये एक्ट 1961 में जैसा आया था अभी तक वैसा ही होगा या ये बदलता गया होगा? ये बदलता गया होगा। वक्त के हिसाब से हालात बदले, हालात के हिसाब से लोगों ने नए नए तरीके ढूंढे चोरी करने के। सरकार ने इस चोरी को रोकने के लिए अमेंडमेंट करी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक्ट बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, तो एक्ट को अमेंड करने की पावर भी किसके पास होगी? जिस पर्सन के पास एक्ट बनाने की पावर है, अमेंडमेंट भी तो उसी के पास ही होगी ना। तो अब ये इनकम टैक्स एक्ट कौन अमेंड करेगा? बार बार पार्लियामेंट अमेंड करेगी। अच्छा, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई अमेंडमेंट करनी होती होगी, तो पार्लियामेंट तो रोज बैठी होती होगी वेली। पार्लियामेंट में सारे लोग आराम से बैठे हैं, तुम जाओ किसी भी दिन कोई अमेंडमेंट पास करा दो। या पार्लियामेंट में बैठे लोग बहुत बिजी हैं, बहुत। आप और मैं तो क्या जिंदगी में बिजी हैं, वो बहुत बिजी हैं। किसमें? कुर्सी तोड़नी है, गाली देनी है, लड़ाई करनी है, सब करना है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट साल में 3 सेशन लगते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। पहली बात तो साल में 3 सेशन लगाते हैं 20-20-30 दिन के जी। चौड़ देखो अलग ही है जिंदगी में इनकी। मान लो मैं 30 दिन का भी एक सेशन मान लूं, 90 दिन काम करेंगे सिर्फ हम 365 में से। हम 365 दिन में 365 दिन काम कर रहे हैं, हमें संडे नहीं मिल पा रहा सोने के लिए। अब मैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी काम कर रहा था और सोच रहा था भारत आजाद हो गया, मैं कब हो रहा हूं क्योंकि मेरे को बुक बनानी थी तुम्हारे लिए। मैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी काम कर रहा था। मगर पार्लियामेंटेरियंस क्या करते हैं? कहते हैं हम बहुत बिजी इंसान हैं, हमें साल में 3 बार 3 सेशन में बुलाना। 20 या 30 दिन का सेशन होगा, जिसमें से 15 दिन हम सेशन चलने नहीं देंगे, लड़ाई कर करके ले देंगे। इफेक्टिवली मैं कहूं पार्लियामेंट 15 या 20 दिन काम करती है बस, क्योंकि आधे दिन तो आपने देखा ही होगा, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, सेशन नहीं हो रहा है, एडजॉर्न हो रहा है। 5 या 15 या 20 दिन। अच्छा, अब पार्लियामेंट कह रही है हम बड़े बिजी हैं, हम 15-20 दिन से ज्यादा काम नहीं करेंगे साल में। तुमने वोट दिए हमें, ऐसे कैसे काम करेंगे? हम 15-20 दिन से ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो अब तुम्हें इस 15 दिन के अंदर अंदर सारे नए एक्ट भी पास कराने हैं, सारे पुराने अमेंड भी कराने हैं। तो अब मुझे बताओ, साल में जितनी अमेंडमेंट्स तुम्हें इनकम टैक्स एक्ट में करनी है, पार्लियामेंट कह रही है एक ही बारी में ले आओ हमारे पास। ये बार बार मत आ जाना, सेक्शन 10 को चेंज कर दो, 15 को कर दो, 20 को कर दो। एक ही बारी सोच लो क्या क्या अमेंड करना है, हम एक ही बारी में क्या कर देंगे? पास कर देंगे। तो सरकार फरवरी के महीने में एक काम करती है। 1 फरवरी को हमारे देश में क्या होता है? क्या होता है? छुट्टी नहीं होती है। 1 फरवरी को क्या होता है? बजट आता है। बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट प्रेजेंट करती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बजट में तो फाइनेंस मिनिस्टर बताती है कि अगले साल हम कहां से रेवेन्यू कमाएंगे और अगले साल हम क्या क्या खर्चे करेंगे। मगर सेकंड पार्ट ऑफ द बजट में एक बिल प्रेजेंट किया जाता है जिसको बोला जाता है फाइनेंस बिल। इस साल कौन सा फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ है? फाइनेंस बिल 2022। लास्ट ईयर कौन सा बिल पास प्रेजेंट हुआ था? फाइनेंस बिल 2021। इस फाइनेंस बिल में वो सारे एक्ट जो पार्लियामेंट द्वारा पास्ड हैं और जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उनके अंदर जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट से करवानी है लिखी होती है। यानी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट भी कहां होंगी? फाइनेंस बिल में। जीएसटी की भी कहां लिखी होंगी? इसी के अंदर। आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, इरडा एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फेमा एक्ट, जितने भी एक्ट हैं जो सेंटर ने पास करे हैं सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड, और कोई नहीं। डिफेंस से रिलेटेड कोई एक्ट है वो फाइनेंस बिल में नहीं आएगा। सिर्फ फाइनेंस वाले एक्ट एक ही बारी में सारी अमेंडमेंट्स प्रपोज होती हैं। और निर्मला सीतारामन यानी फाइनेंस मिनिस्टर इसको कहां प्रेजेंट करते हैं? लोकसभा में। फिर कहां जाता है? राज्यसभा। दोनों पास करते हैं, उसके बाद कौन साइन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के साइन करते ही क्या हो जाता है? फाइनेंस बिल बिकम्स अ फाइनेंस एक्ट। तो थर्ड सोर्स हमारा कौन सा हो गया? फाइनेंस एक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक ही बारी है,
मगर क्या वो हर साल अमेंड होता गया है? यस, हर साल किसने अमेंड किया उसे? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट 1962 ने अमेंड किया, 1963 ने किया, ऐसे करते करते फाइनेंस एक्ट 2022 तक उसे अमेंड किया गया या नहीं किया गया? यस। अब सवाल आपका ये है, सर हमें ये बताओ, हमें इनकम टैक्स एक्ट कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है? कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है? आप मई 23 में पेपर दो या नवंबर 23 में पेपर दो, आपके ऊपर कौन सी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी? टिल फाइनेंस एक्ट 2022, यानी जो फरवरी के बजट में आए अमेंडमेंट्स, वो क्या सारी तुम्हारे पे एप्लीकेबल होंगी? द आंसर इज यस। बट सुनो मेरी बात, जो बच्चे नवंबर 22 में पेपर देंगे अभी, उनके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल नहीं है। वो कहां तक पढ़ेंगे? फाइनेंस एक्ट 2021। तो मेरी जो बुक्स पिछले बैच में मैंने यूज करी थी और जो बुक्स इस बैच में यूज करूंगा, उनमें मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, और जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूं आपको बुक थोड़ी सी लेट मिलेगी, क्योंकि मैं अभी चेंजेस अभी मैंने खत्म करे हैं। कौन से चेंजेस कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ किताब के अंदर आज के डेट में। मेरी पिछली किताब कहां तक अमेंडेड थी? फाइनेंस एक्ट 2021। और अब जो मैं अपनी बुक में चेंजेस डाल रहा हूं, जो तुम्हारे लिए पहली बार एप्लीकेबल होंगे, वो कौन से बजट, कौन से हैं? बजट 2022 में जो फाइनेंस एक्ट 2022 पास हुआ है, उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, क्या वो हमारे पे एप्लीकेबल होंगे? द आंसर इज यस। और फाइनेंस एक्ट क्या एक ही बारी में पास हो गया है? यस, एक ही बारी में पास होगा। साल के दौरान क्या पार्लियामेंट फिर से बैठेगी? नहीं। तभी मैंने कहा जो मैं आपको बुक दूंगा वो 99.95% क्या होएगी? अमेंड और फर्दर नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि जितनी अमेंडमेंट्स अभी के लिए फिलहाल पार्लियामेंट ने देनी थी, वो एक ही बारी में दे दी या नहीं दे दी? यस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 0.05% भी क्यों स्कोप रख रहे हो अमेंडमेंट का? तो अभी क्योंकि इसके अलावा कुछ और सोर्सेज ऑफ लॉ भी हैं, जो जब सही समय आएगा मैं बताता चला जाऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्योंकि मेरे को टैक्स रेट करानी है, मुझे ये जरूरी था बताना, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है तो 3 मेजर सोर्सेज बताओ इनकम टैक्स एक्ट के, जो हमें पढ़ने हैं। पहले तो मैंने पढ़ा ही दिया, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 क्या बोलती है? Parliament has the power to make a law on any income, make law on tax of any income other than agriculture income. Entry 82 ने पावर दी, पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसको हर साल अमेंड किया जाता है थ्रू अ फाइनेंस एक्ट। हमें कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है? फाइनेंस एक्ट 2022 तक की। अच्छा, मई 23 तक फाइनेंस एक्ट 23 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तुम्हारे एग्जाम में बैठने से पहले अगला बजट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो सर फाइनेंस एक्ट 23 हमारे पे एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। तो अगली 1 फरवरी को जो मर्जी होगा, नॉलेज के लिए सुन लेना। मैं हर रोज बजट वाले दिन, हर बार बजट वाले दिन एक यूट्यूब पे लाइव सेशन करता हूं, सुनना होगा तो सुन लेना उस दिन, मगर वो एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम में वो एप्लीकेबल होगा जो हम पढ़ेंगे बजट 2022 तक। आर बी क्लियर यहां तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक्ट पार्लियामेंट पास करे तो वो पूरे देश में एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? अगर कोई एक्ट दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करी, वो सिर्फ कहां पे अप्लाई होगा? दिल्ली। कोई यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्ट पास किया, वो कहां होगा? यूपी में होगा। मगर कोई एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, क्या दिल्ली, यूपी, इधर से बंगाल, उधर से आसाम, इधर से राजस्थान, केरला, क्या हर जगह सेम होगा या नहीं होगा? द आंसर इज यस, इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। तो आप इस समय दिल्ली में बैठ के जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, एक इंसान केरला में बैठ के पढ़ रहा है, एक इंसान कश्मीर में पढ़ रहा है, क्या हम सब ने एक्ट सेम पढ़ना है या नहीं पढ़ना? द आंसर इज यस, हम सबको क्या करना है? एक्ट सेम पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं आज हमें करना क्या था। जरा कॉपी निकालिए, थोड़ा सा हाथ हिलाइए अपना, हिलाते रहना चाहिए तुमको, तुम्हारी नींद खुल जाती है। तुम्हारी ना एक तो फाउंडेशन में तुम्हें आदत नहीं है एक घंटे से ज्यादा क्लास लेने की, और 12th क्लास में तो 40 मिनट से ज्यादा क्लास लेने की। तो अब तुम्हारा स्टेमिना बढ़ाना है। तुम्हारी क्लास रोज सवेरे 8 बजे शुरू होएगी, 7:30 सुनती आधो की शक्ल ऐसे खुल गई, 8 बजे शुरू होएगी और तुम्हारी क्लास 5 बजे तक होएगी। 8 से 5 क्लास चलेगी अगर, तो थोड़ा स्टेमिना बिल्ड करना है भाई तुम्हारा। तो ये शक्लें मत बनाओ मेरे सामने। हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी। आज हम इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख के जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली आज ही खत्म नहीं हो जाएगा, आज शुरुआत कर लेते हैं उसको, हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करने शुरू कर देते हैं। लिखो, टैक्स रेट्स अंडर इनकम टैक्स। टैक्स रेट्स अंडर इनकम टैक्स।
जीएसटी में ना टैक्स रेट बड़े सिंपल होते हैं, 5, 12, 18 और 28। इनकम टैक्स में टैक्स रेट इतना आसान नहीं है। इनकम टैक्स में ना टैक्स रेट बताने के लिए हमने इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स रेट्स। एक इनकम होएगी नॉर्मल इनकम, पहली तरह की इनकम कौन सी है? नॉर्मल इनकम। और दूसरी तरह की इनकम कौन सी है? स्पेशल इनकम। अब सर ये नॉर्मल इनकम क्या है और स्पेशल इनकम क्या है, जरा ध्यान से सुनो। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके टैक्स रेट कहां दे रखे हैं? इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे हैं। देयर आर सर्टेन इनकम्स जिनके टैक्स रेट कहां पे प्रोवाइडेड है? इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है। उन इनकम्स को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल इनकम। सो व्हाट आर स्पेशल इनकम? स्पेशल इनकम्स आर दोज इनकम्स in respect of which the tax rate applicable is given in the income tax act itself। यानी इनके अंदर हम आज नहीं पढ़ा रहा मैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। मैं सेक्शन नंबर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कौन सी इनकम इस सेक्शन में कवर होती है, और साथ साथ वही सेक्शन क्या बता देगा? उसका रेट भी बता देगा। अच्छा, ऐसी सिर्फ 5 इनकम हमारे सिलेबस में है। इनकम टैक्स एक्ट में तो काफी इनकम्स हैं, हमारे सिलेबस में ऐसी कितनी इनकम है? 5। कल से शुरू करेंगे। मगर सर इन 5 इनकम को छोड़कर बाकी इनकम के टैक्स रेट कहां दे रखे हैं? इन 5 को छोड़ो, स्पेशल इनकम को छोड़ो, इन 5 इनकम को छोड़कर बाकी इनकम क्या बन जाएगी? नॉर्मल इनकम। सर नॉर्मल इनकम के टैक्स रेट कहां दे रखे हैं? मुझे बताओ। अभी सोर्सेज ऑफ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे होंगे। हमने इनकम टैक्स के टैक्स रेट कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए होंगे? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में दे नहीं रखे। तो बचा कौन? फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स के रेट ना आपके इनकम टैक्स एक्ट में नहीं होते। कहां पे होते हैं? फाइनेंस एक्ट। और मजे की बात यह है, फाइनेंस एक्ट हर साल क्या होता है? बदलता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा बजट वाले दिन आधे, क्या मैं बोलूंगा 99% जनता को बजट समझ में नहीं आ रहा होता, फिर भी टीवी पे ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं जैसे अभी शाम को वर्डिक्ट पास करनी है उनको। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं आधे न्यूज चैनल के एंकर्स को भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो वेट कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा बता दो, शाम को डिबेट करनी है यार, मैंने कुछ टाइम पास करना है, बीजेपी और कांग्रेस वालों को लड़ाऊंगा कैसे मैं। तो समझ तो उनको भी नहीं आ रहा होता, मगर वो कोट वोट पहन के बैठे होते हो तो आप मान के चलते हो इनको आ रहा होगा। सिर्फ देश की मेरे हिसाब से 1% जनता को बजट समझ में आता है। 99% जनता जो है वो बजट में सिर्फ एक चीज ढूंढ रही होती है, टैक्स रेट क्या है इस बार के, क्योंकि सबको इनकम टैक्स के बारे में सोचना होता है। तो एक चीज याद रखो, टैक्स रेट बजट में क्यों सुन रहे होते हो? क्योंकि बजट में क्या होता है? फाइनेंस बिल, और फाइनेंस बिल ही क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट। यानी कि टैक्स रेट कहां पे दे रखे होते हैं? फाइनेंस एक्ट। एंड दैट इज वाई क्या टैक्स रेट बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? यस, बिल्कुल बदल सकते हैं। सर क्या बदले हैं? वो अलग बात है, पिछले 3-4 साल से बदले नहीं है, दैट्स अ एक्सेप्शन। पिछले 3-4 साल से स्टेबल हो गए हैं टैक्स रेट। तो आपने फाइनेंस एक्ट 2021 के टैक्स रेट पढ़े हो, वही लगभग फाइनेंस एक्ट 22 में है, मगर एक मेजर अमेंडमेंट आई है इस बार जो मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंस एक्ट 21 में नहीं थी, वो कौन लेके आया? फाइनेंस एक्ट 22। तो वो इनकम जो स्पेशल इनकम नहीं है उनको हम क्या प्यार से क्या बोलेंगे? नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम के टैक्स रेट कहां पे दे रखे हैं? फाइनेंस एक्ट। हमारे सिलेबस में कौन सा फाइनेंस एक्ट है? फाइनेंस एक्ट 22। यानी हमें जो टैक्स रेट पढ़ने हैं, कौन से वाले पढ़ने हैं? टैक्स रेट्स एज गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट 2022। तो एक बार जल्दी से लिख लो, स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम, दीज आर दोज इनकम्स, these are those incomes in case of which tax rates are given in income tax act itself, in income tax act itself। अगर इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स रेट दे रखा है, ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल इनकम। हमारी टोटल 5 स्पेशल इनकम है, नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। मगर दीज आर नॉर्मल इनकम्स आर, दीज आर दोज इनकम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच या इन केस ऑफ विच टैक्स रेट्स आर नॉट गिवन, tax rates are not given in income tax act, rather they are given in फाइनेंस एक्ट। हमारे पे फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है। अगर कोई बच्चा बाय चांस ऐसा बैठा है जो मई 24 के सपने देख रहा है, नवंबर 24 के सपने देख रहा है, मतलब हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा है।
फ्यूचर प्लानिंग, लाइफ इज अ गोइंग कंसर्न, वो करते हो ना अकाउंट्स में, गोइंग कंसर्न। तो मे 24 वाले बच्चे को एक चीज एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी, फाइनेंस एक्ट 2023, वो पहले मान के चलो। मगर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, मई 23 और नवंबर 23 वाले बैठे हैं यहाँ पर, तो उनके ऊपर दोनों पे एप्लीकेबल कौन सा होगा, फाइनेंस एक्ट 2022। अच्छा चलिए अब नॉर्मल इनकम की थोड़ी थोड़ी बात ही कर लेते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, 10:54 हुए हैं, 6 मिनट है मेरे पास, ठीक है। और मैंने क्लास लेट शुरू करी थी 10 मिनट, तो मेरे पास देखा जाए तो 14 मिनट, 16 मिनट है मेरे पास, ठीक है। तो 16 मिनट तुम नहीं छीन सकते मुझसे, ठीक है। 16 मिनट्स मेरे पास है, 16 मिनट्स तक शक्लें मत बनाना, ठीक है। और शक्लें बनानी है तो मास्क पहन लिया करो ताकि तुम्हारी शक्ल दिखे ही ना मुझे। हाँ जल्दी से एक बार बात करते हैं, नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एज पर फाइनेंस एक्ट 2022। लेट अस स्टार्ट। अच्छा हमारे यहां पर पर्सन की डेफिनेशन मैं आपको डिटेल में बात बताऊंगा, बट आपने पढ़ा होगा बीसीके में, अगर आज आपको बिजनेस करना है, क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर सकते हो, यस। एचयूएफ कर सकते हो, फर्म कर सकते हो, एलएलपी कर सकते हो और कंपनी, क्या इन सब के ऊपर इनकम टैक्स लगता होगा, यस। अगर मुकेश अंबानी टैक्स पे करता है तो रिलायंस भी पे करती होगी, अगर संचित ग्रोवर पे करता है तो एवीजे प्राइवेट लिमिटेड भी पे करती होगी। तो अभी मैं टैक्स रेट आज की क्लास में किसके शुरुआत कर रहा हूं, इंडिविजुअल के। इंडिविजुअल कौन होता है, एक ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग क्या माना जाएगा, इंडिविजुअल। आप और मैं इंडिविजुअल है या नहीं है, यस हम इंडिविजुअल हैं। तो आज हम अपने टैक्स रेट पढ़ेंगे, धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो फर्म के पढ़ेंगे, एचयूएफ के पढ़ेंगे, कंपनी के पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा टाइम हमें किस पे लगेगा, इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल पे जितना टाइम लगेगा ना, बाकी सारे पर्सन के टैक्स रेट मैं आपको मात्र आधे घंटे में करा दूंगा। सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें कहां पे सीखने हैं, इंडिविजुअल। तो यहां पे लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, टैक्स रेट्स ऑन इंडिविजुअल। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम पढ़ रहे हैं ना, टैक्स रेट्स ऑन सबसे पहले कौन पढ़ने वाले हैं, इंडिविजुअल। अब टैक्स रेट लगाने के लिए फाइनेंस एक्ट ने इंडिविजुअल को 4 कैटेगरी में बांट रखा है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी है, पहले तो कैटेगरी लिखो। हर कैटेगरी के अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है टैक्स रेट अलग होंगे। सबसे पहले लिखो रेजिडेंट इंडिविजुअल, और रेजिडेंट का उल्टा कौन होगा, नॉन रेजिडेंट। सर रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, अभी रुक जाओ, अभी पूछने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना ही क्या है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कौन रेजिडेंट होता है, कौन नॉन रेजिडेंट होता है। अभी आप मान के चलो, जो इंसान इंडिया में अक्सर इंडिया में रहता है उसे क्या बोलते हैं, रेजिडेंट। और जो अक्सर इंडिया में नहीं रहता, अक्सर को मैं बाद में डिफाइन करूंगा, वो क्या होता है, नॉन रेजिडेंट। आप और मैं कौन है, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं मिल रहा यार जीवन में, बैठे पर। मैं लास्ट टाइम फॉरेन गया था 2019 में, 3 साल हो गए, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं हो पाई, कोविड के चक्कर में बैठे हैं। तो रेजिडेंट है, पूरे साल इंडिया के अंदर ही रहते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हम रेजिडेंट हैं। हाँ कुछ लोग घूम रहे हैं मुझे ऐसे, विजय माल्या निकल लिया यूके, और बहुत सारे हैं घूम फिर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम घूमती रहती है इधर उधर इधर उधर। तो उनके लिए जो इंडिया आते रहते हैं जाते रहते हैं, इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी इसकी डेफिनेशन में नहीं जाते, दोनों के टैक्स रेट अलग है। अच्छा रेजिडेंट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जरा लिखो फिर मुझे बताना तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एज लेस देन 60 years at all times during the previous year। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है एट ऑल द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कुछ वर्ड्स आते जाएंगे, उनको मैं धीरे धीरे मैं क्लैरिफाई करता जाऊंगा। आज अपनी पहली क्लास है तो हर वर्ड पहले दिन नहीं समझ सकते। फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एज greater than equal to 60 years but less than 80 years at any point of time, at any point of time during py is previous year। ठीक है जी। थर्ड, इंडिविजुअल हैविंग age greater than 80 years at any point of time
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सर क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगी ना भाई? ना, ऐसे नहीं करूंगा मैं। तुम सारे फोटो खींचोगे या कुछ करोगे, वो सब यहाँ नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं? यस सर, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। फास्ट पढ़ा रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कराऊँ। मैं धीरे हो जाता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, आधा घंटा और बैठ जाते हैं। आज मैं एक्चुअली फास्ट अगर पढ़ा भी रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मैं ना आज आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना चाहता था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से प्रैक्टिकल पे आते हैं। ठीक है, अच्छा इनके नाम रख लेते हैं। इसका नाम है कैटेगरी नंबर 1, इसका नाम है कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 को हम प्यार से बोलेंगे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग लोग। और कैटेगरी 3 को हम प्यार से बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग। एक है बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, एक है बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग। और कैटेगरी नंबर 4 है नॉन रेजिडेंट सिटीजन, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। 4 कैटेगरी हो गई। रेजिडेंट के अंदर कैटेगरी 1, 2, 3 और 4th कैटेगरी कौन सी है? नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को क्या मान लो? कैटेगरी नंबर 4। तो हमने इंडिविजुअल के टैक्स रेट डिफाइन करते समय 4 कैटेगरी बनाई है। ऑब्वियसली बात है, कैटेगरी 4 बनाई है तो टैक्स रेट भी डिफरेंट होंगे। आज हम सिर्फ क्या सीख लेते हैं? हम सीख लेते हैं टैक्स रेट्स विच आर एप्लीकेबल ऑन कैटेगरी 1। आइए, टैक्स रेट्स एप्लीकेबल ऑन कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 कौन सी है? एक बार लिख लेते हैं, कहीं बाद में भूल जाओ। कैटेगरी नंबर 1 मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एज लेस देन इक्वल टू 60 ईयर्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। चलिए, क्या हम सारे इसी कैटेगरी में आ रहे हैं? इंडिया के बाहर गए नहीं पूरे साल, कौन बन गए? रेजिडेंट। और एज हमारी कितनी है? 60 साल से कम ही है। तुम तो 20 के भी नहीं हुए। वोट दिया? कभी वोट दे दिया है जिंदगी में? 18 हो चुके हो? चलो फिर ठीक है। माइनर से बहुत डर लगता है मेरे को। तुम्हें पता है माइनर की राइट्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो तुम्हें माइनर की राइट्स पढ़ाई गई है ना, जानबूझ के तब पढ़ाई गई है जब तुम 18 पार कर गए थे, क्योंकि तुम्हें 18 से पहले बता दी जाती, तुम तो कच्चा चबा जाते पूरे देश को। तो इसीलिए ना माइनर को माइनर की राइट्स माइनॉरिटी में नहीं बताई जाती। माइनर को राइट्स तब बताई जाती है जब वो 18 का हो जाता है। तुम्हें पता लगा तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, तब तक तुम्हारी शक्तियां ही खत्म हो गई थी। तो अब हम पहली कैटेगरी में आ रहे हैं। जरा टैक्स रेट लिखो हमारी, यहां पर लिखो टोटल इनकम और यहां पर लिखो एप्लीकेबल टैक्स रेट। टोटल इनकम, एप्लीकेबल टैक्स रेट। टोटल इनकम अगर आपकी है लेस देन इक्वल टू, टीआई इज टोटल इनकम, टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख। या इसको ऐसे कर लो, ऐसे मत करो, लिखो 0 से 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख नील। फिर 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए, देखो 5%। रेट कितना है? 5%। थर्ड, 5 लाख रुपए की टोटल इनकम से लेकर 10 लाख रुपए की टोटल इनकम तक 20%। ठीक है। और लास्ट में ग्रेटर देन 10 लाख की इनकम पे 30%। यानी अगर आप ध्यान से देखो इस टैक्स रेट को, हम 2.5 लाख से नीचे वाले पे टैक्स नहीं ले रहे। मैंने जब आपसे पूछा था कि आप इनकम टैक्स पे करते हो, आप में से कुछ बच्चों ने तो बोल दिया सर हमारी इनकम ही नहीं है। तो 1 मिनट के मैं मानता हूं आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से इनकम कमा रहे हैं। कोई बच्चा है मान लो ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा है, कोई बच्चा हो सकता है कोई और टैलेंट वगैरह हो उसके अंदर, वहां से कमा रहा हो। वो कहां गया हमारा वो गाने गाने वाला? वो रहा। पैसे मिलते हैं या शौक के लिए करते हो? अभी तक नहीं, शौक के लिए कर रहे हो। अच्छा चल, अगर क्या चीज? हाँ वो मुझे पता है, उसने गाना गाया था ना, तो बाद में पूछा था मैंने उससे एल्बम रिलीज हो रही है। एल्बम के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अच्छा अपने चैनल पे डालोगे, ठीक है। मेरे को आज तक यूट्यूब से कुछ नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें लगता है यूट्यूबर्स बहुत कमाते हैं, कुछ नहीं आता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा अगर बाय चांस मान लो आपने कहीं से कुछ कमाया,
थोड़े बहुत अपने गली मोहल्ले के बच्चों को पकड़ के कहा आओ मैं तुम्हें 12th क्लास की मैथ्स पढ़ाता हूँ, आओ तुम्हें 12th क्लास की मैं क्या करता हूँ, मैथ्स गलती से बोल दिया, सॉरी मैथ्स तो तुम्हें खुद को नहीं आती, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। तो ऐसे कर करके तुमने इनकम कमा ली, तो भी तुम में से अगर किसी ने इनकम पार्ट टाइम शाम को कमा ली, आप शायद टैक्स ना पे कर रहे हो। उसका कारण पता क्या है? इनकम कितने से कम है? 2.5 लाख से कम। हम यार 10 20 30 हजार रुपए कमा लेते हैं पॉकेट मनी के लिए, मगर हमारी इनकम कितनी है? 2.5 लाख से कम। दैट इज वाई जब ब्रेक में जाओगे और नीचे जाके चाय वाले से चाय पियोगे, उससे पूछना भैया इनकम टैक्स पे किया? वो कहेगा नहीं आज तक नहीं पे किया। हो सकता है उसने क्यों नहीं पे किया? क्योंकि उसकी इनकम कितनी है? 2.5 लाख से कम है, या एटलीस्ट वो क्लेम कर रहा है उसकी इनकम कितनी है? 2.5 लाख से कम है। ठीक है जी। अब जरा एक इलस्ट्रेशन करो, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर मिलेंगे कलम। इलस्ट्रेशन नंबर 1, find out the tax liability, find out the tax liability in case of Mr. X, एज है उसकी 29 ईयर्स, हैविंग, मेरी भी 29 है इसलिए 29 बोला ना मैं, हैविंग टोटल इनकम, टोटल इनकम मेरी नहीं लिख रहा मैं, टोटल इनकम कितनी लिखूं, कितनी लिखूं? 5,80,000 लिख लेते हैं चलो अभी। अगर मेरी इनकम 5,80,000 होती, मैं सवेरे 8 बजे तो उठ के ना आता तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी क्लास रखता दोपहर को 2 बजे आराम से आता कि मैं नहीं आ रहा यार, दोपहर को 2 बजे उठूंगा 5,80,000 कमाने के लिए। तो हाँ जी, एज 29 ईयर्स। अच्छा रेजिडेंट भी लिख लो साथ साथ, रेजिडेंट भी लिख लेना, कहीं बाद में कोई रेजिडेंट ने लिखा। रेजिडेंट 29, एज 5,80,000। आइए निकालते हैं जरा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। हाँ जी, ऐसे एक टेबल बनाते हैं, लिखो फर्स्ट 2,50,000, फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी है? निल। अब मुझे बताओ 5,80,000 की इनकम है, अगर सीधा पूरे के पूरे 5,80,000 पे 20% लगा दूं, या फिर मैं 5,80,000 के हिस्से कर दूं, 5,80,000 में पहले 2.5 लाख पे जीरो, अगले 2.5 लाख हैं जो 2.5 से 5 लाख, उन पे कितना लगाऊंगा? 5%, और आखिरी 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख से जो कम है 80,000 रुपए, उस पे कितना लगाऊंगा? 20। इसे कहते हैं दो तरह का, एक होता है फ्लैट रेट सिस्टम, एक होता है स्लैब रेट सिस्टम। अगर मैं बोल दूं पूरे 5,80,000 रुपए 20% लगा दो, उसे क्या बोलेंगे? फ्लैट रेट। और जो मैं बोल रहा हूं 580 तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलो, पहला स्टेप 2.5 लाख का, अगला स्टेप 2.5 से 5 लाख का, आखिरी फिर अगला स्टेप 5 से 10 वाला है, मगर हमें कहां तक जाना है? सिर्फ 5,80,000 का। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में फ्लैट रेट सिस्टम है या स्लैब रेट सिस्टम है? स्लैब रेट सिस्टम। तो ये जो रेट बताए हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने यहां पे चेक किया सीधा 20% दिखा और पूरे पे 20% लगा दिया। आपको क्या करना पड़ेगा? स्लैब, नीचे से ऊपर आए हो सेकंड फ्लोर पर, सीढ़ियां चढ़ के आए थे, सीधा कूद के आए थे? सीढ़ियां चढ़ के आए थे, अच्छा लिफ्ट से आए थे मैं लिफ्ट यूज नहीं करता, चलो हाँ, सीढ़ियां चढ़ के धीरे धीरे आए हो ना, तो दिस इज लाइक स्लैब सिस्टम, एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना है। पहली सीढ़ी कौन सी? 0 से 2.5 लाख, कितना हो गया? निल। अगली सीढ़ी बताओ, नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख, कितने हो गए? नेक्स्ट 2,50,000। इस पे रेट कितना है? जरा टेबल में चेक करो जो मैंने लिखवाया है, एट द रेट ऑफ 5%। 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500 रुपए। तीसरी स्टेप पूरी है 5 से 10 लाख, काफी बड़ी स्टेप है भाई तीसरी। मुझे तीसरी स्टेप में कहां तक जाना है? सिर्फ 80,000। तो रिमेनिंग 80,000, रिमेनिंग 80,000 कहां से आ गए? 5 लाख से ओवर एंड अबव। रिमेनिंग 80,000 एट द रेट ऑफ 20%, कितना हो गया? 16,000। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी? जरा से ऐड करना, 28,500। टैक्स कंप्यूटेड। ठीक है जी, सिंपल। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, और होमवर्क में लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहला दिन आए हो, होमवर्क तो लेके जाओ ना यार, तो एक तो होमवर्क बनता है, एक नहीं तुम 2 लेके जाओ, तुम 2 होमवर्क लेके जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कैलकुलेट टैक्स इन इलस्ट्रेशन नंबर 1, यानी वो इंसान सेम है, वो 29 साल का रेजिडेंट। इफ टोटल इनकम इज इक्वल टू 10,50,000। और फिर एक और क्वेश्चन कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी इन इलस्ट्रेशन नंबर 1 इफ टोटल इनकम इज इक्वल टू
48,70,000। ऐसी रैंडम फिगर दे दी कोई भी मैंने। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, प्लीज होमवर्क करके आना। ये पहली क्लास से मैं होमवर्क देने की आदत डाल रहा हूं आपको, ताकि ये ना हो आप फॉर ग्रांटेड लोग अगली क्लास में करा तो देगा ही। आपको ट्राई करके आना है। आप जो ट्राई करके आओगे वो भी करेंगे, और कल अभी क्योंकि यहां पे मैंने स्पेस छुड़वाया ना, तो एक और कॉन्सेप्ट बताना रह गया, कल यहां से आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्स आपका स्टार्ट हो गया है। कोई डाउट हो, मैं बैठा हूं, पूछ सकते हो। लाइव वालों को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। चलो क्लास खत्म। कल मेरी 8 बजे नहीं होगी, कल नॉर्मल 11 से 2 वाले स्लॉट में होगी। हाँ जी, अब डाउट बता दो एक बार लाइव वाले, कोई डाउट है तो। सर ये लेक्चर फ़ोन और लैपटॉप दोनों में चल सकते हैं क्या इन केस ऑफ इमरजेंसी? भाई ये सारी चीज़ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। ये नंबर दे रहा हूँ मैं, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। कोई पूछ रहा है फीस का क्या करना है, अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू। ये वाली चीज़ जो प्रोसीजरल डाउट्स हैं, ये सीमा मैम का नंबर है, वहाँ पूछ लेना। क्लास के बाद PDF मैं नहीं शेयर करता, जो नोटिंग करा रहा हूँ क्लास के अंदर ही किया करो। बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज, मैं मानता हूँ। चलो मैंने थोड़ा सा ब्रेक के बाद फास्ट कराया, कल से स्लो डाउन कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। सर ये लेक्चर फ़ोन और लैपटॉप अगला क्लास कल लगेगी? अगला नहीं, अगली क्लास कल लगेगी। हाँ जी, लाइव वाले वेट कर रहा हूँ आपकी, कोई और डाउट हो तो।